सुनिए, सुनने में धैर्य का परिचय दीजिए। भाजपाई, कांग्रेसी, सपाई, बसपाई होकर मेरी बातों को मत सुनिए। थोड़ी देर के लिए दलगत राजनीति से ऊपर मस्तिष्क को करके फिर जो संदेश यहाँ से दिया जा रहा है उसे सुनने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सैद्धांतिक धरातल पर भारत स्वतंत्र देश नहीं है। मैं उदाहरण देता हूँ। शिक्षा की नीति मेकाले के द्वारा क्रियान्वित की गई, उसे राजनीतिक तंत्र अभिशाप न समझकर वरदान समझ रहा है। रक्षा की प्रणाली जिधर आपने संकेत किया वो हमारी सनातन संस्कृति के सर्वथा विरूप है, प्रतिकूल है। कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प जो आजकल भारत में क्रियान्वित हैं वे सनातन विज्ञान के सर्वथा प्रतिकूल हैं। और उद्योग के प्रकल्प भी हमारे अपने नहीं हैं। अधिक मैं क्या संकेत करूं, संविधान की आधारशिला ही हमारी सनातन संस्कृति के अनुरूप अब तक हमको प्राप्त नहीं है। तो बबूल का पेड़ बोकर कोई आम, अमरूद, अंगूर का फल चाहे संभव है, उसकी चाह की इच्छा की पूर्ति होगी। और मैं डंके की चोट से कहता हूँ, पूरा भारत क्रिश्चियन तंत्र की कूटनीति को क्रियान्वित करने वाला देश बन चुका है। चाहे केंद्रीय शासन तंत्र रहा हो या हो, प्रांतीय शासन तंत्र रहा हो या हो, अंग्रेजों की दुराभिसंध युक्त कूटनीति को क्रियान्वित करने वाला ही स्वतंत्र भारत में अब तक का शासन तंत्र हमको सुलभ हुआ है। क्या गया है, मैं एक संकेत करता हूँ। हमारे सैनिक युद्ध जीतते हैं और ऐसी वातानुकूलित कक्ष में रहकर राजनेता समझौता करके उनके बलिदान पर पानी फेर देते हैं। न चाहते हुए भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी यही किया। ताशकंद वार्ता, अपने प्राणों को हथेली पर रहकर हमारे देशभक्त योद्धा जूझते हैं, लेकिन 2 घंटे की वार्ता के ब्याज से राजनेता उनके बलिदान पर पानी फेर देते हैं। समझ गए। वाजपेयी जी को मैंने सावधान किया था 7 महीने पहले जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्र की यात्रा करके, और मैंने घोषणा कर दी थी पटना में और भुवनेश्वर में पाकिस्तान आक्रमण करने वाला है। हमारी बात अनसुनी की गई। 7 महीने बाद कारगिल युद्ध हुआ। जानबूझकर सैनिकों को गाजर मूली की तरह कटवाने का अभियान है। यह सार्वजनिक सभा है। मुझे जितनी बात मालूम है शायद सेनाध्यक्ष को उतनी बात न मालूम हो सीमा के संबंध में। समझ गए। मैं एक संकेत करता हूँ। माननीय दलाई लामा जी जब भारत में अतिथि के रूप में बुलाए गए, उसी समय उनके ब्याज से चीन ने अपने गुप्तचरों से, आतंकवादियों से, अराजक तत्वों से भारत की सीमा और भारत को भर दिया। साथ ही साथ आपको पता है, और मैं एक संकेत करता हूँ, इतने आतंकवादी होते हैं, उनका कोई निश्चित वेश नहीं होता। बात ठीक है ना। उनके वाहन का कोई निश्चित रंग नहीं होता। अब तक ये सुधार नहीं हो सका। हमारे सैनिक निश्चित वेश नहीं होते हैं, उनके वाहन के निश्चित रंग ही होते हैं। आतंकवादी हमारे सैनिकों को, उनके वाहन को सुगमता पूर्वक पहचान जाते हैं और आघात कर देते हैं। बल्कि बड़ी विचित्र बात यह है, पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने बुद्धिमत्ता पूर्वक, जिनको हम सैनिक कहते हैं, हथियार चलाने में समर्थ, उससे ऊपर के जितने हैं, कितने मस्तिष्क को खरीद रखा है आपको नहीं पता है। हमसे क्यों पोल पट्टी खुलवाना चाहते हैं? हमारे देश के रक्षा विभाग के मनुष्यों का मस्तिष्क पाकिस्तान और बांग्लादेश तथा चीन ने खरीद लिया है। ऐसी परिस्थिति में अगर राष्ट्रभक्ति है
तो सुरक्षा विभाग की समीक्षा होनी चाहिए और सैनिकों के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और अंत में देश के विभाजन के बाद सुलभ स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होना चाहिए था और शासन का स्वरूप कैसा होना चाहिए था। एक महाराणा प्रताप इत्यादि के मस्तिष्क में स्वतंत्र भारत का स्वरूप क्या था, दूसरा विभाजन के बाद का भारत कैसा होना चाहिए था। इन दोनों बिंदुओं में जिसकी आस्था हो वही राजनेता और राजनीतिक दल भारत में चुनाव लड़ने में अधिकृत हो, तब सेनाओं की दुर्गति का अंत होगा। अन्यथा ये सुरक्षा के नाम पर, शांति के नाम पर गाजर मूली की तरह कटवा देंगे। इनके घर के बेटे कहाँ हैं? जितने मंत्री हैं इनके घर के बेटे सैनिक हो ना, तब मालूम पड़े ना, समझ गए? ये जितने मंत्री हैं अगर विवाहित हैं, नहीं है तो भतीजा को रखो, बेटे को रखो, पोते को रखो, तब मालूम पड़े कि सैनिकों की क्या दुर्गति होती है। और मैं संकेत कर दूं, पाकिस्तान के एजेंट बन के बने हो। मैं एक संकेत करता हूं, परमाणु विभाग हो, कोई भी विभाग हो, हमारा भारत का सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता के चपेट में आए हुए राजनेता और राजनीतिक दलों के कारण कोई विभाग सुरक्षित नहीं है, जिसकी जानकारी यहाँ के मंत्रियों की अपेक्षा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, रूस, अमेरिका को न प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में देश को पुनः संगठित करने की और सनातन संविधान के अनुसार, विधा के अनुसार ढालने की आवश्यकता है। सैनिकों को लेकर मेरे हृदय में अपार अपनत्व है, मैं रोता भी हूँ। आज भी कह रहा था कि सैनिकों के साथ अत्याचार करने वाले राजनेताओं सावधान। देखिए हमारे यहाँ की युद्ध प्रणाली, ये तो राजस्थान है या नहीं? अगर रावण मोर्चे पर था तो राम जी अपनी कुटिया में बैठे होते थे, वो भी युद्ध के मोर्चे पर होते थे। ये धर्म युद्ध है, समझ गए? सेनाध्यक्ष कोई लड़ता है जाकर के, रक्षा मंत्री लड़ते हैं जाकर के, इनके बेटे लड़ते हैं जाकर। हमारे यहाँ युद्ध की परंपरा क्या है? दुर्योधन मोर्चे पर था, आतताइयों का पक्षधर, तो युधिष्ठिर भी मोर्चे पर थे। ये हमारे यहाँ है। ऐसी स्थिति में सैनिकों की वेदना तो तब हो जब रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सेनाध्यक्ष वहां मोर्चे पर बैठे हुए हों, कम से कम, समझ गए?